डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब जो मूवमेंट थी उसके अलग अलग स्ट्रैंड्स थे, अलग अलग जगहों पे उसको वो अलग अलग तरीके से आगे आई, और इसी चीज़ को हम कहते हैं द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द मूवमेंट। हम देखते हैं कि इस मूवमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पार्टिसिपेट किया, और हम ये भी फाइंड कर पा रहे हैं कि उनका जो पार्टिसिपेशन था वो टाउन्स में कैसा था और सिटीज़ में कैसा था, और अलग अलग एरियाज में कैसा था, उस चीज़ को यहाँ पर हम देख रहे हैं। इन टाउन्स, सबसे पहला पॉइंट उसने लिया टाउन्स। टाउन्स में मिडिल क्लास जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी, और स्टूडेंट्स जो थे लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर्स ने भी छोड़ा, लॉयर्स ने भी अपनी जॉब छोड़ी। मतलब अनमार्क्ड है, मगर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पार्टी बनी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, जो साउथ इंडिया में थी। वो कहता है मद्रास में ये पार्टी थी, और इसमें नॉन ब्राह्मण्स थे, और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो ब्राह्मण है उनके पास ज़्यादा पावर है, और उनके पास जो जस्टिस पार्टी के लोग हैं उनके पास पावर नहीं है। तो हम देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेम द पीपल हु पार्टिसिपेटेड, ये आपने पहले पैराग्राफ में कर लिया। मतलब आप कह सकते हैं द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इन द टाउन वर, देन यू कैन से टीचर्स एक्सेट्रा, लॉयर्स, which is given in the first paragraph. Now, what was the effect of non-cooperation movement? तो पहला इफेक्ट जो है यहाँ पर आप नंबरिंग 1 करिए। फर्स्ट, बॉयकॉट ऑफ होना शुरू हुआ सामान का, फॉरेन गुड्स का। और क्या हुआ? लिकर शॉप्स वर पिक्ड एंड फॉरेन क्लोथ्स वाज बर्न्ड। फर्दर क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स जो था वो हाफ हो गया, क्योंकि लोगों ने फॉरेन क्लोथ खरीदना ही बंद कर दिया, तो उसका इंपोर्ट 50% हो गया, जो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। Many merchants and traders refused to trade in foreign goods and foreign trade. As boycott movement spread, people began discarding imported clothes, wearing only Indian clothes. Production of Indian textile mills and handloom went up. तो अगर इस पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करें तो हमारे को क्या मिला? एक तो बॉयकॉट हुआ फॉरेन क्लोथ्स का, लिकर शॉप्स विकेटेड, मतलब लिकर शॉप्स में आपको जाने नहीं देते थे, लोग वहाँ खड़े हो जाते थे, नहीं नहीं आपको लिकर नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स वाज बर्न्ड इन ह्यूज बॉन्ड फायर, उसका प्रोडक्शन, उसकी डिमांड इंडिया में कम हो गई। और क्या हुआ कि लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। अब एक क्वेश्चन आता है, हर पैराग्राफ यहाँ पर एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा है, और आप यहाँ देखिए क्वेश्चन आ रहा है, why did the movement slow down in the towns? तो मूवमेंट स्लोड डाउन इन द टाउन बिकॉज खादी, आज भी खादी जो है, खादी क्लोथ वो बहुत महंगा है। खादी क्लोथ इज वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है। सेकेंडली, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बने थे, जैसे कि सारे बोर्ड्स वगैरह तो उन्हीं के थे, तो वो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं बने थे, जिसके मारे हम, और जो टीचर्स वगैरह थे कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, मगर धीरे धीरे वो वापस अपनी जॉब्स पे चले गए। टीचर्स वापस चले गए, लॉयर्स वापस चले गए, और स्टूडेंट्स भी वापस चले गए। तो जो मूवमेंट थी उसका इफेक्ट थोड़े दिनों के बाद वापस जाके क्या हो गया? कम होना शुरू हो गया। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, अगर हम देखें कि व्हाट वाज द रिबेलियन लाइक इन द कंट्री साइड, तो स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड द ट्राइबल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। तो हम देखते हैं रामचंद्र जो थे वो एक सन्यासी थे, ठीक है।
तो इसको डबल अंडरलाइन कर लेते हैं कि वो सन्यासी थे, और वो इंडेंचर्ड वर्कर की तरह ही यूज्ड टू वर्क इन फ्यूजी, एंड द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट से को फोर्स कर रहे थे कि भैया तुम हमारी जमीन पे काम करो और फ्री में काम करो, ठीक है। पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स का मतलब ये होता है वो जिनके पास अपनी जमीन ना हो। फार्मर वो होता है जिसके पास अपनी जमीन होती है। अब फ्री में आप उनसे काम कराओगे तो ये तो गलत बात है ना, कुछ पैसे तो उन्हें मिलने चाहिए। द पीजेंट मूवमेंट बिगेन and demanded reduction of revenue, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords। तो पास में बेगार का सिस्टम जो था वो एग्जिस्ट करता था और लैंडलॉर्ड के लिए लोगों को फ्री में काम करना पड़ता था। तो इस चीज के अगेंस्ट जो थे किसान जो थे, अब यहां पर आप देखिए बाबा रामचंद्र जो है वो किसके अगेंस्ट है? तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। और एक और बंद हुआ जिसका नाम था नाई धोबी बंद। ओके, नाई धोबी बंद जो है आप उसको भी देख सकते हैं। गुड। और हम क्या देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विलेजेस में गए और एक किसान अवध सभा बनी, और उसके अंदर हम देखें उसकी कई सारी ब्रांचेस बन गई। सॉरी, अवध किसान सभा बनी जिसकी कई सारी ब्रांचेस बन गई। और हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो सारे में स्प्रेड करने लगी। अब ये जो मूवमेंट थी बाय 1921 क्या हुआ? हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड एंड बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन्स वर टेकन अवे। तो ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, ठीक है। और जो भी वो करना चाहते थे लोग, वो गांधी जी के नाम में अपना जो भी एक्शन था कर देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी कह रहे थे उन्हें कि ये एक्शन लो, मगर ये वो है कि उन्होंने एक्शन ले लिया और गांधी जी के पर के नाम पे ले लिया कि गांधी जी ऐसा चाहते हैं, जबकि इट इज नॉट गांधी जी हु इज डूइंग इट, इट इज दे देमसेल्फ हु आर डूइंग इट। फर्दर व्हाट डू वी सी कि ट्राइबल्स में क्या हुआ? अभी तो हमने कंट्री साइड विलेज में देखा। अब जो ट्राइबल लोग थे उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज जो था, उसको अगर हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं तो गुडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश में जो मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हो गई अर्ली 1920 में, और इस मूवमेंट में हम देखते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने आई और उसने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो पहले ज़माने में लोग जंगल में जाते थे लकड़ी काट लेते थे, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये जो उनके पास राइट्स थे उनसे छीन लिए। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। और फिर गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे लिए सड़कें बनाओ, और वो भी फ्री में, जैसे वो जमींदारों के लिए बनाते थे। तो उन्होंने कहा अब तो हम राजा हैं तो हमारे लिए आप फ्री में काम कर सकते हो। तो अलूरी सीताराम जो था वो इसके अगेंस्ट उसने स्टैंड लिया। उसको करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस करने भी आते थे, और वो एक फेथ हीलर भी था, क्योंकि लिखा ना हील पीपल, है ना। और कहते हैं कि उसे गोली भी मारो तो वो बच सकता था, उसके पास इतनी पावर्स थी। कई सारे लोग उसे भगवान मानने लगे थे वहां के। उसने कहा गांधी जी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सही है, मगर उसने कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो यूज ऑफ फोर्स करना होगा, वायलेंट मेजर्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि वायलेंट मेजर्स नॉन वायलेंट मेजर्स फेल हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया? इसको जो अलूरी सीताराम थे ने पकड़ लिया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया 1924 में, और बाद में ये एक फोक हीरो बन गए। कि तालुकदार कौन थे? आपने सुना था
जमींदार, जमींदार मतलब जो जमीन के ओनर थे और बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। उसी तरीके से जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो कई सारे जो जगहें थी वहां पर ताल्लुकदार एग्जिस्ट किया करते थे। ताल्लुकदार जमींदार से भी बड़े हुआ करते थे, उनकी जमीनें उससे भी बड़ी हुआ करती थी। और वो जो थे उनके पास, उनको ब्रिटिश ने कहा कि ये यूजर्पर्स हैं, मतलब इन्होंने बाय पावर एंड माइट अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। और इसी तरीके से ये आज जो है ताल्लुकदार बन गए हैं। यहाँ पर एक तो है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र अगर आप हेडिंग के देखो, कंट्री साइड मतलब ये किसान है। अगर हम एक लाइन खींच के लिखें तो बाबा रामचंद्र कंट्री साइड में रहते हैं, एक किसान है। दूसरी साइड है हमारे अलूरी सीताराम जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं और गुडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में रहते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। अलूरी सीताराम एक ट्राइबल है, बाब है ना। और बाबा रामचंद्र वो जो है एक सन्यासी है। लाइन खींच ली है हमने, लिखते जाना है। बाबा रामचंद्र अगेंस्ट है ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड के, ठीक है। और जो हमारे अलूरी सीताराम है ये ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। बाबा रामचंद्र नेहरू जी के साथ किसान अवध सभा बनाते हैं, नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये मारे नहीं जाते, ये जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए हैं, ये ताल्लुकदार के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड से बड़े हुआ करते थे, उनके पास लैंडलॉर्ड से भी ज्यादा जमीनें होती थी। तो ब्रिटिश कभी इनके अगेंस्ट इनको मारने का कोई उनका प्लान नहीं था, ना ही मारा। मगर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे अलूरी सीताराम है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। अगर आप रूलर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो रूलर जो है वो आपको ब्रिटिश किसी भी तरीके से क्रश करना चाहते हैं, और आखिर में 1924 में वो मारे जाते हैं। स्वराज इन द प्लांटेशन। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनकी एक फीलिंग थी कि हम किसी भी तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या सोचा कि गांधी जी जो है, गांधी राज आने वाला है और उनको ज़मीनें मिलेंगी। अब एक अफ़वाह लोगों के बीच में आ गई, और अफ़वाह ये है कि आप वापस जाएंगे तो आपको ज़मीनें मिलेंगी अपने गांव में। ज़्यादातर प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, आप देखिए यहाँ लिखा है एक्ट ऑफ 1859 के अंडर आते थे और उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, वो गार्डन में रहते थे, टी गार्डन में, और वो वापस अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे, छुट्टियां मिलती नहीं थी। अब उनको लगा कि गांधी जी जो है गांवों में अंग्रेजों से जमीन लेके गरीबों में बांट रहे हैं, अमीरों से जमीन लेके गरीबों में बांट रहे हैं, जमींदारों से जमीन लेके गरीबों में बांट रहे हैं। तो जब उन्होंने सोचा कि ऐसा हो रहा है तो वो क्या हुआ, वो शहर अपना एरिया छोड़ा और वो वापस आने लगे, ठीक है। और उन्होंने जो इंटरप्रेट किया, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन इमेजिनेशन। उनके हिसाब से स्वराज का मतलब था स्वतंत्र भारत, ठीक है। मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जब वो वापस आए तो क्या हुआ कि ऑन द वे, यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर भी कर्सर जा रहा है वहाँ पर एक रेलवे स्ट्राइक हो गई, रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, जिसके मारे पुलिस ने उनको वहाँ पर पकड़ लिया। कहाँ पर, जब वो पहाड़ों से नीचे उतर के आए और वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे, और वहाँ पर पुलिस उन्हें पकड़ के वापस ले गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लांटेशन वर्कर्स भी गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। In February 1922, Gandhiji withdrew the non-cooperation movement. Why did Gandhiji withdraw the non-cooperation movement? Because 22 policemen in Chauri Chura were burnt alive. A police station was set on fire, and Gandhiji said, "This is not the way. This is wrong." And
Gandhiji wanted peaceful measures, so that is why he withdrew the movement. Though everybody was saying, Gandhiji, please don't do it, let it continue. But no, Gandhiji said, we have to be peaceful at any cost, right? And there were many leaders in the Congress who, after the Government of India Act of 1919, क्योंकि Government of India used to government which was made by the British, they were making acts after every 10 years, and under the Act of 1919 there were some leaders, their names are like C.R. Das, Motilal Nehru. They wanted to participate in the election, and they had made a party, Swaraj Party. And this party, when it contested the election, because Gandhiji was not willing to let Congress participate in the election, so C.R. Das and Motilal Nehru formed a separate party, because Gandhiji said, if you want to participate, you will not go under the banner of Congress, because Congress is still not in mood of uh, participate helping the British. So C.R. Das and Motilal Nehru participated and won in the election, and the younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose wanted more radical reforms. What were the more radical reforms? The more radical reforms were like full independence. So this is, then there were some things international, uh, in such a situation of internal debate, and two factors shaped Indian politics towards the late 1920. And what were they? Worldwide economic depression, मतलब एक इंटरनेशनल सिचुएशन आ गई कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, जिसके मारे प्राइसेस ऑफ राई जो थे वो फॉल करने लगे। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था, जिसके मारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की थी डिमांड, जो एक्सटर्नल डिमांड थी, इंडिया से बाहर जो बिकता था वो बिकना कम हो गया, and because of which the peasants were finding it difficult to pay the taxes. अब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था 1919 में there was a commission that came. In the same way, in 1929 another commission had to come. So whenever that commission and reforms were suggested, someone from Britain used to come, and this time it was Sir John Simon who came. And when Simon Commission came in, everybody opposed the Simon Commission. Now the question arises, why was the Simon Commission opposed? And the answer is because Gandhiji said that there is not a single Indian member in this commission. And that is why in 1928, when Simon Commission came to India, it was greeted with the slogan, Go Back Simon. And when it came to Lord Irwin said, all right, we will give India a dominion status. Dominion status does not mean independent status, but yes, dominion status as it was given to Australia. And but when, he did not say. Then there was a roundtable conference which was being planned. So in 1929, we found that Jawaharlal Nehru in the Lahore Congress declared Poon Swaraj or complete independence as the aim of the Congress. Now this was a shock to the British because आज तक कांग्रेस मांग रही थी स्वराज, स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनी, मगर आज उन्होंने क्या मांग लिया? उन्होंने मांग लिया पूर्ण स्वराज। तो दैट इज व्हाई इट वाज अ शॉक। नहीं, और आप देखिए खान अब्दुल गफार खान, वो गांधी जी के बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जिगरी दोस्त थे, जिसे कहते हैं ना बहुत प्यारा दोस्त, वो थे। और खान अब्दुल गफार कभी नहीं चाहते थे कि उनका एरिया पाकिस्तान में जाए और इंडिया डिवाइड हो। इवन गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो। और आप देखिए ये इनको पकड़ लिया, कब पकड़ा उनको? अप्रैल 1930 में। तो हम देखते हैं कि
जो हमारी देश की आज़ादी है उसमें कई सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, ना केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। और हम क्या देखते हैं, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया, हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को भी लोगों ने अरेस्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब गांधी जी जो थे जब जेल में थे, तो गांधी जी जो थे उनकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव थी, बहुत ही लोग उन्हें लाइक करते थे, और कई बार वो बिल्कुल मौन रहते थे, मौन बैठ रहने का, और वो पूरे पूरे दिन मौन रहते थे, ये उनका। और उस दिन वो बिल्कुल चुप ही रहते थे, बोलते ही नहीं थे। तो गांधी जी एक बड़े सेल्फ डिसिप्लिन टाइप के आदमी थे। और हम क्या देखते हैं, गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट बना, और इस पैक्ट में क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा मैं ठीक है, कहाँ पर जाऊंगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। तो गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गवर्नमेंट ने कहा मैं जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सबको रिलीज कर दूंगी, मगर उनको नहीं रिलीज करूंगी जो अंग्रेजों के अगेंस्ट वायलेंट मीन्स यूज किए हैं। तो भगत सिंह वगैरह जेल में रह गए क्योंकि उन्होंने वायलेंट मीन्स यूज किए थे, और सारे जो थे रिलीज हो गए। ठीक है। अब उसके बाद अ, भगत सिंह को जो फांसी हुई थी, वो एक केस था जिसमें संडर्स को मारा गया था, तो उसके अंडर वो उनको फांसी हो गई थी। पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकने के मारे नहीं हुई थी। ये सब बुक में लिखा नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं कि खान गफार खान एंड जवाहरलाल नेहरू, उनको भी इन्होंने जेल में बंद कर दिया। जब गांधी जी वापस आए तो मूवमेंट जो थी वो अपना जो मोमेंटम थी वो खो चुकी थी। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, शिप से गए, शिप से आए, वहां पर गांधी जी ने कहा मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर और जो छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते। और मगर गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस जो है वो सबको रिप्रेजेंट करती है। और अ, आखिर में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई। अब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो गांधी जी को वापस आना पड़ा, और गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि जो मूवमेंट है वो फेल हो गई है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर गवर्नर ही बदल दिया। जब गए थे तो इरविन था, और जब वापस आए तो लॉर्ड इरविन वहाँ था ही नहीं, दूसरे गवर्नर आ चुका था, और वो थे वेलिंगटन। और वेलिंगटन ने क्या किया, वेलिंगटन ने जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बड़े लीडर्स थे, उन सबको जेल में बंद कर दिया। और जब गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को रिज्यूम करने की कोशिश करी वापस आने के बाद, तो लोग इम्प्रेस नहीं हो पाए, और लोग मूवमेंट में एंटर नहीं कर पाए। How the participants saw the movement, अगर if we try to understand कि civil disobedience movement जो थी, it was joined by different people, and what do we see that in the countryside rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh, they had joined this. So who have joined? The Patidars of Gujarat are very rich peasants, and Jats of Uttar Pradesh. And why am I calling them rich peasants? Because they were selling commercial crop. कमर्शियल क्रॉप का मतलब कैश क्रॉप, जो आपको पैसे लेके आता है. सो दे वर very hard hit by the trade depression and the falling prices. 1929 there was world economic depression. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, एंड इन दैट पर्टिकुलर डिप्रेशन international demand of crops failed because European people who used to buy had become poor.
because of the global economic depression that came in the world. Now, because there was no demand left, the supply was being there, but there was nobody buying. So prices started falling. Now they are not able to sell their crops at a good price, but the taxes are the same which were there in the past. So this led to farmers joining the movement. And if you know, last time there was a discussion in the class where we came to realize that Gandhiji, when he did his local movement, he was successful in letting the British, in compelling the British to reduce the revenue. This is what we came to know last time. Now, here again, the farmers wanted कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे को रेवेन्यू डिमांड्स जो है हमारी कम हो जाए और गवर्नमेंट हमें से रेवेन्यू ना ले. सो फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज. तो कह रहे थे हमारे को हाई रेवेन्यूज पे नहीं करने. तो किसी तरीके से गांधी जी ने जैसे पहले किया था लोकल मूवमेंट्स में कि गांधी जी ने चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद में से खेड़ा में ऐसा किया था टैक्सेशन के अगेंस्ट. तो वैसे ही क्या पता यहाँ पर भी हम जीत जाएं. तो इसके लिए वो ज्वाइन ज्वाइन किया. पुअरर पीजेंट्स जो थे, why did they join the movement? Let's try to see. The poorer peasants were of the impression, what were they thinking? Let us try to see. The poorer peasants, what have they got in their mind? They wanted कि जो वो रेंट दे रहे हैं, किराया जो दे रहे हैं, किराया वो दे रहे हैं इंडियन किसान को, उसको वो किराया ना दें. They found it difficult to pay their rent. They wanted unpaid rent to the landlord to be remitted. कि जो वो नहीं दे पाए अभी तक रेंट, वो आगे ना दे पाए. ठीक है. वो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट उनके फेवर में थे. कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस. अब कांग्रेस जो थी वो नो रेंट कैंपेन को नहीं सपोर्ट कर रही थी क्योंकि अगर वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करती है तो क्या होगा, जो इंडियन लोग हैं वही दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे. नो टैक्स कैंपेन को सपोर्ट करना कांग्रेस के लिए आसान है क्योंकि अगर वो नो टैक्स कैंपेन को सपोर्ट करती है तो टैक्सेस जो है वो ब्रिटिश को देने हैं. तो अगर उन्होंने नो टैक्स कम नो रेंट नो टैक्स कैंपेन को सपोर्ट किया ठीक है, मगर अगर वो नो रेवेन्यू कैंपेन को करेंगे तो जो किसान है, गरीब किसान, वो अमीर किसान को वापस नहीं देगा और जिससे जो फार्मर्स हैं उनके अंदर ही एक लड़ाई हो जाएगी इंडियंस के अंदर. तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रिटिश से लड़ना ना कि इंडियन को इंडियन से लड़ाना है. तो ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इसीलिए लिखा है वाई वॉज कांग्रेस अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू क्रिएट a rift between poor and the rich farmers. They did not want the movement to get divided. They also did not want, on the other hand, other participants. एंड वाई डिड द एक और क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर सॉल्व हो गए क्योंकि माय चिल्ड्रन वर टेलिंग मी कि क्वेश्चन क्या हुआ तो वो मिस हो ना हो जाए बिकॉज व्हेन यू सी दिस वीडियो आफ्टरवर्ड्स this should be there with you, and what should be there, that is the question. So the question is कि why did the rich peasants of Gujarat and Uttar Pradesh support. तो आप कहेंगे because the demand of the international demand of their crop had fallen and they didn't want to pay taxes. So उसके बाद let us see. हर कोई मूवमेंट में कोई अपना फायदा देख रहा है. अगर हेडिंग का नाम देखें तो हेडिंग का नाम है हाउ डिड द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट. अब उसके अंदर पहले हमने रिच लैंडलॉर्ड्स को देख लिया,
और पुअर पीजेंट्स को भी देख लिया, रिच किसानों को भी देख लिया। सबसे पहला टॉपिक रिच किसान था, जो या जाट थे या पाटीदार ऑफ गुजरात थे। अब यहां पर आप देखिए बिजनेस क्लास मूवमेंट को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। द बिजनेस क्लास जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश अमेरिका से तो सामान मंगवा इंग्लैंड से तो सामान मंगवा नहीं सकते थे, ना ही अमेरिका से इतना आसान था लाना कहीं से भी। तो ज़्यादातर उनको अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना था, जिस कंट्री में वो हैं। इंडिया में उनको बहुत सारा सामान प्रोड्यूस करना पड़ रहा था। तो उन्होंने इंडियन फार्मर से कहा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा कि आप हमारी हेल्प करिए, ये चीज़ें प्रोड्यूस करके दीजिए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दिया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो दे वर एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट, और दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स जो थे उनसे वो चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं वो उसमें जो स्टर्लिंग रुपी का फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, अगर आप देखो तो ब्रिटिश पैसा और इंडियन पैसे का जो एक्सचेंज रेशियो था वो डिस्करेज इंपोर्ट। तो टू ऑर्गेनाइज ब्रिटिश इंटरेस्ट दे सॉरी टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो उन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए 1922 में 1920 में कांग्रेस बनाई। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की जो था उसको उन्होंने 1927 में उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भी बन गए वो हिस्से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, नेम द टू प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट दैट वर विद कांग्रेस। तो एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर और दूसरे थे जीडी बिरला। बिरला मंदिर आपने सुना होगा स्कूल के पास जो है। तो जीडी बिरला, यू कैन सी, राजस्थान में भी आपको को बिरला मंदिर मिलेगा। तो यू कैन इमेजिन हाउ रिच दिस पर्सन मस्ट हैव बीन एट दैट टाइम। एंड दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो बिजनेसमैन थे वो दे वर वेरी हैप्पी विद द कांग्रेस, दे वांटेड टू सपोर्ट कांग्रेस, और उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। बट क्या हुआ, आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी गए और गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया गया और वापस आना पड़ा गांधी जी को। उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। They were apprehensive that the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business। और उनको ये लगा कि यार बिजनेस अब आगे बढ़ नहीं पाएगा अगर हम ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो लड़ते रहेंगे और लड़ाई में हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है अपना बिजनेस प्रॉफिट। तो वो का उनको टेंशन आ गई। यंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस जो थे वो सोशलिज्म से भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे कई सारे, जैसे नेहरू जी आप देखें, ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस बाय सोशलिज्म। सो इसका भी उनको थोड़ी सी टेंशन थी। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास did not participate in the civil disobedience movement in large number except in Nagpur region। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास थी उनको क्या लग रहा था, एज इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर स्टेड अलूफ। जब अमीर अमीर लोग कांग्रेस के अंदर आ गए, इंडस्ट्रीज के मालिक, तो जो नौकर थे उनके वो उससे दूर हो गए। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस। तो कह रहा है बहुत कम वर्कर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि रिच लोग उसमें उसका हिस्सा बन चुके थे। like boycotting of foreign goods as a part of their movement against low wages and poor working condition। तो कुछ लोगों ने इसलिए से पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के गुड्स बनेंगे तो हमारी कंडीशन बेटर होगी। देयर वर रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर स्ट्राइक इन 1932। तो दोनों स्ट्राइक्स में हम देखते हैं थाउजेंड ऑफ द वर्कर्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन माइंस वोर Gandhi cap and participated in rallies and boycotted campaign and boycott campaign। तो 19 यहाँ पर देखिए वो गांधी कैप पहन रहे हैं, तो मतलब वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बट कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो कांग्रेस जो थी वो रिलक्टेंट थी।
इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट। तो वो इंपीरियलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपोज नहीं करना चाह रही थी। अब सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी जो थे वो वुमेन का पार्टिसिपेशन कम चाहते थे, ठीक है, मगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ने लगा था। मगर गांधी जी जो थे वो प्रोटेस्ट मार्च में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, लिक्विड शॉप में, many went to jail. In urban areas women were from high classes. In rural areas they came from the peasant, rich peasant households। मतलब रिच पीपल जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर गांधी जी जो है वो कह रहे हैं कि वुमेन की एक सेक्रेड ड्यूटी है। और अकॉर्डिंग टू हिम सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन क्या है कि Gandhiji was convinced that the duty of woman was to look after the hearth, to be a good woman and a good wife। अगर यही बात आज कोई कहे कि वुमेन को कि भाई गुड वुमन एंड गुड मदर एंड गुड वाइफ, तो देखा जाए गांधी जी ने ये बात को क्यों कहा। गांधी जी उस जमाने में आप देखो, जब आप मूवमेंट में जाते थे तो आपको अंग्रेज कोई फूल तो देते नहीं थे, मारने को तैयार रहते थे, है ना। और 24 दिन तक चलना, इतनी दूर तक जाना, तो उसमें भी आप देखिए नीडेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि वुमेन जो है वो इतनी मुश्किलें सहें, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन। और अगर आप देखो उस जमाने की सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो इसीलिए आप देखें कि वो जो थे दे वर रिलक्टेंट टू सपोर्ट वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। एनी बेसेंट एक वुमेन थी जो कांग्रेस की लीडर बनी थी, आपको याद होगा पास्ट में, है ना। मगर ज़्यादातर उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस ही हमको दिख रही है। और उस जमाने में का जो ईथोस था वो कुछ ऐसा था जो यहाँ पर दिख रहा है।